नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। एसएससी जीडी, एमपीएसआई, एमपीएसबी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट की आपकी क्लास चल रही है और ये दूसरे नंबर की आपकी क्लास है। आज डेली ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, सतसई लेखन परंपरा के कवि हैं। ठीक है, सतसई लेखन परंपरा के कवि कौन है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा है मतीराम, तीसरा है वियोगी हरि और चौथा है उक्त सभी। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं बिहारी सतसई की। ठीक है, तो बिहारी सतसई की रचना किसने की? तो बिहारी ने की। और सतसई का अर्थ क्या होता है? इसमें सतसई में आपके 700 श्लोक होते हैं। ठीक है, 700 छंद है सतसई में। तो यहाँ पर सतसई लेखन परंपरा के कवि कौन है? तो बिहारी, मतीराम, वियोगी हरि तीनों ही सतसई लेखन परंपरा के कवि है। लेकिन आपसे पूछ ले कि बिहारी सतसई किसने लिखी या इसकी रचना किसने की? तो बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है सतसई लेखन परंपरा के कवि, तो यहाँ पर तीनों ही कवि सतसई लेखन परंपरा के हैं, अर्थात जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, भोजपुरी से, अवधी से, ब्राह्मी से या मागधी, किससे हुआ है देवनागरी लिपि का विकास? ठीक है, तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार मराठी की भी लिपि देवनागरी है और संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ना तो भोजपुरी से हुआ है, ना ही आपका अवधी से हुआ है और ना ही मागधी से हुआ है। इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी से। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी से हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ठेस शब्द क्या है? संकर शब्द है, तत्सम है, तद्भव है या देशज है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ठेस शब्द कौन सा शब्द है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ठेस शब्द की हम बात करें तो ठेस शब्द ना तो संकर शब्द है आपका, क्योंकि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना शब्द आपका संकर शब्द कहलाता है। तो ठेस शब्द संकर शब्द नहीं है, ना ही तत्सम है और ना ही तद्भव है। यह आपका जो है देशज शब्द होगा, ठेस शब्द। तो देशज इसका सही आंसर होगा, यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठेस शब्द जो है वो देशज शब्द है। देशज अर्थात देश में जन्मा। ठीक है, देश में ही जन्मा, लेकिन इसकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात है, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे तीसरे प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रौद्योगिकी शब्द कौन सा है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है? ये सीरीज ऐसी है जिसमें हमने हर टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, हिंदी का जो भी टॉपिक आता है उस हर टॉपिक से यहाँ एक प्रश्न हम डेली आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे हर टॉपिक से आपके डेली प्रिपेयर होंगे, डेली तैयार होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये आपकी। तो प्रौद्योगिकी शब्द क्या कौन सा है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रौद्योगिकी शब्द की बात करें तो प्रौद्योगिकी शब्द ना तो आपका होगा तद्भव, ना होगा तत्सम और ना ही ये देशज होगा। ये जो होगा विदेश से लिया हुआ शब्द है, इसलिए ये विदेशी शब्द होगा। जो प्रौद्योगिकी शब्द है आपका ये विदेशी शब्द है। तो जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वत्स शब्द कौन सा है? तत्सम, तद्भव, संकर या देशज? ठीक है, तो वत्स शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि वत्स शब्द कौन सा है। वत्स शब्द ना तो आपका तत्सम है, सॉरी, ना तो आपका तद्भव है, ना आपका संकर है और ना ही देशज है। ये आपका तत्सम शब्द है। तत्सम का अर्थ क्या होता है? तो तत्सम का संधि विच्छेद करते हम तो तत्सम का संधि विच्छेद होता है तत् धन सम, अर्थात के समान, यानी कि संस्कृत के समान। ठीक है, तो वत्स शब्द जो है आपका तत्सम शब्द होगा, ना कि तद्भव, संकर या देशज। तो तत्सम पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है?
अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव नहीं है। ठीक है, उबटन, कुंवर, अंगुली या उल्लू, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो छठे प्रश्न के ऑप्शन पर चलते हैं। तो उबटन, कुंवर और उल्लू ये आपके तद्भव शब्द है, लेकिन अंगुली जो है वो तद्भव नहीं है, और हमसे वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। तो अंगुली इसका सही आंसर हो जाएगा, ना कि उबटन, कुंवर और उल्लू, क्योंकि ये तो तद्भव है। हमसे पूछा है कौन सा तद्भव नहीं है, तो यहाँ पर जो तद्भव नहीं है वो आपका हो जाएगा अंगुली। जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद में उपसर्ग बताना है आपको। ठीक है, ये उपसर्ग से रिलेटेड आपका प्रश्न है। तो परिच्छेद में कौन सा उपसर्ग होगा? परि उपसर्ग, पर उपसर्ग, पर उपसर्ग या परिह उपसर्ग? तो परिच्छेद की यदि हम बात करें तो परि उपसर्ग इसके अंतर्गत होगा। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो प्रारंभ में जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और अंत में जो जुड़ता है वह प्रत्यय आपका कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? तो हिंदी में आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं और अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के उपसर्गों में हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग में उपसर्ग वर्गीकृत है। इसी प्रकार प्रत्यय की यदि हम बात करें तो प्रत्यय 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यय जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, या प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। फिलहाल परिच्छेद में उपसर्ग है तो परि उपसर्ग होगा, ना कि आपका पर भी गलत हो जाएगा, पर भी गलत हो जाएगा और परिही भी गलत हो जाएगा। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आतथेय में प्रत्यय आपको बताना है। आतथेय, आतथेय में कौन सा प्रत्यय होगा? ठीक है, तो प्रत्यय की अभी हमने चर्चा करी, अतिथि धन एय, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। तो अतिथि आपका मूल शब्द हो गया, उसमें एय प्रत्यय जुड़ा तो एक नया शब्द बन गया आतथेय। तो यहाँ पर आतथेय में प्रत्यय बताना होगा। तो ए प्रत्यय नहीं है, ना ही अधेय प्रत्यय है और ना ही ई प्रत्यय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रत्यय। ठीक है, दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि आतथेय में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ए प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रश्न है, 9वां प्रश्न। त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर आपको बताना है। त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संयुक्त वर्ण में, दूसरा है तालव्य में, तीसरा है घोष वर्ण में और चौथा है मूल स्वर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो त्र ध्वनि यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे त्र का, तो त धन र, इस प्रकार इसका आपका वर्ण विच्छेद होगा। ठीक है, त धन र त्र। तो यहाँ पर यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ना कि तालव्य, घोष वर्ण और मूल स्वर। ये तीनों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है त्र ध्वनि। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द शक्ति से रिलेटेड आपका प्रश्न है कि शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद है? प्रश्न क्रमांक 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तो शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा? आपका लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। इस प्रकार ये 3 भेद शब्द शक्ति के होते हैं। तो 2, 4 और 5 ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एकमात्र ऑप्शन बचेगा दूसरा वाला, वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद है? तो मूलतः शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 आपका स्क्रीन पर है। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण, शब्द, विचार या वर्तनी? तो वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि आपके ना तो आपके वर्ण कहलाएगी, ना ही विचार कहलाएगी, ना ही वर्तनी कहलाएगी, क्योंकि वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। और वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का यहाँ पर चयन करना है। अतप और आतप
ये आपको शब्द दे रखा है, शब्द युग्म, ठीक है। इसके शब्द युग्म के जो सही अर्थ होंगे वो आपको बताना है। अतप और आतप ये आपको शब्द युग्म एक दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न के सही आंसर की। तो शीतल, धूप, शीतल आग, आग और धूप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अतप का अर्थ होता है शीतल, ठीक है, और आतप का अर्थ होता है धूप। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि शीतल आग और आग धूप, ये भी नहीं होगा। और चौथा वाला इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है कि निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भोजपुरी, निजत्व, ज्वालामुखी या सभा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो भोजपुरी भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा, ना ही आपका ज्वालामुखी आएगा और ना ही सभा आएगा। लेकिन हम कहते हैं ना निजत्व का भाव, तो निजत्व एक भाव है, वही भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह यहाँ पर आपको बताना है कि संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है। पहला ऑप्शन है को, दूसरा से, तीसरा को या के लिए, और चौथा है का, के, की। इसका सही आंसर क्या होगा? तो संप्रदान कारक के चिन्ह की बात करते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को या के लिए। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। को या के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह होगा, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण का उपयोग निम्न में से किसके बिना नहीं हो सकता, ठीक है। विराम चिन्ह, कर्ता, क्रिया या संज्ञा। तो विशेषण का उपयोग किसके बिना नहीं हो सकता? तो विराम चिन्ह गलत हो जाएगा, कर्ता गलत हो जाएगा और आपका क्रिया भी गलत हो जाएगा। संज्ञा के बिना विराम चिन्ह का उपयोग नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। कुटुंब, आंख, चंद्रमा या हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो कुटुंब, आंख, चंद्रमा और हाथी, इसमें से हाथी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। हमको बताना है कौन सा पुल्लिंग नहीं है। तो हाथी पुल्लिंग है तो यहाँ पर हाथी आपका गलत हो जाएगा। चंद्रमा भी पुल्लिंग है, गलत हो जाएगा। और कुटुंब भी पुल्लिंग है, गलत हो जाएगा। आंख जो है वो आपका पुल्लिंग नहीं है। दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कि जिस गुण से हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो, दीप्ति अर्थात प्रकाश, उसे क्या कहते हैं? हास्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण या माधुर्य गुण। तो जिस गुण से हृदय में दीप्ति यानी प्रकाश उत्पन्न हो उसे ना तो हम हास्य गुण कहते हैं, ना आपका प्रसाद गुण कहते हैं और ना ही माधुर्य गुण कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओज गुण। दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ओज गुण होता है, माधुर्य गुण होता है, प्रसाद गुण होता है, इस प्रकार ये आपके गुण होते हैं, ठीक है। तो हृदय में दीप्ति यानी प्रकाश जिससे उत्पन्न हो उसे हम ओज गुण कहते हैं। अगला प्रश्न है। ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम बताना है। तो साहित्य को पढ़ते, सुनते या लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। और रस के 4 अंग होते हैं, एक तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और यदि आपसे पूछे कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है तो संचारी भाव की संख्या आपको आंसर लगाना है 33। फिलहाल प्रश्न पूछा है ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम बताना है। तो ओज गुण से परिपूर्ण रस ना तो शांत होगा, ठीक है, ना ही आपका श्रृंगार होगा और ना ही इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आएगा। वीर रस में ओज गुण पर्याप्त मात्रा में होता है, ठीक है। यानी ओज गुण से परिपूर्ण जो रस होता है वो होता है वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। तो यहाँ पर वीर रस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य बताना है आपको कौन सा है। पद्मावत, प्रिय प्रवास, पृथ्वीराज रासो और मृगावती, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है?
तो पद्मावत हिंदी का पहला महाकाव्य नहीं है, ना ही प्रिय प्रवास है और ना ही मृगावती है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। ठीक है, तो हिंदी का पहला महाकाव्य आपसे पूछे तो पृथ्वीराज रासो आपको आंसर लगा देना है। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में जो दाम शब्द है वो बहुवचन है, द्विवचन है, एक वचन है या इनमें से कोई नहीं। तो दाम शब्द की हम बात करें तो ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, ना कि द्विवचन और एक वचन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन रहेगा, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी में दाम शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे कई शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, उनकी लिस्ट भी आपको देख लेनी है कि कौन कौन से शब्द हैं हिंदी में जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, कृषण शब्द का विलोम बताना है। विलोम का अर्थ होता है विपरीतार्थक, या जिसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं उल्टा करके बताना है हमको। तो कृषण शब्द का विलोम ना तो अधम होगा, ना कनिष्ठ होगा और ना ही कृतघ्न होगा, क्योंकि कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा तीनों गलत हो जाएंगे। कृषण शब्द का जो विलोम होगा वो हो जाएगा दानी। दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलिप, मधुप, मधुकर ये निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रश्नों के आधार पर ज्ञात हो रहा होगा कि सारे टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं सीरीज में। विलोम, पर्यायवाची, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, उसके अलावा आपके जो संधि है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है, उससे रिलेटेड भी आपका प्रश्न लिया है। तो संधि का प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हर टॉपिक को हमने इस सीरीज में कवर किया है। फिलहाल आपको अली, मधुप, मधुकर किसके पर्यायवाची निम्न में से बताना है। तो रात्रि का नहीं होगा, शहद का भी नहीं होगा और वृक्ष का भी नहीं होगा। भौरा, जिसे हम भौरा कहते हैं, उसके पर्यायवाची है अली, मधु, मधुकर और उसे हम भौरा भी कहते हैं। तो ये भौरा के पर्यायवाची है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्के ढालने का कारखाना के लिए एक शब्द क्या होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक से रिलेटेड ये आपका प्रश्न है। टंकण नहीं होगा, ठनकार नहीं होगा, टापू भी नहीं होगा। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23वें प्रश्न का दूसरे ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास के उदाहरण। अन्न जल शब्द में कौन सा योजक चिन्ह लुप्त हुआ है, अर्थात या, और या अथवा। ठीक है, तो द्वंद्व समास में आपके अन्न जल जो शब्द है, द्वंद्व समास का जो उदाहरण है अन्न जल, इसमें कौन सा योजक चिन्ह लुप्त हुआ है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं अन्न जल में इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अन्न जल में यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो अन्न और जल, इस प्रकार से इसका समास विग्रह होगा। तो अर्थात नहीं हुआ, या भी नहीं हुआ, अथवा भी नहीं हुआ, और इसका सही आंसर आ जाएगा। द्वंद्व समास के उदाहरण अन्न जल में, अन्न जल शब्द में कौन सा योजक चिन्ह लुप्त हुआ है। तो और योजक चिन्ह लुप्त हुआ है। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो आपको ध्यान रखना है जहां पे भी ये आपके दो मात्रा का प्रयोग हो वहां अधिकतर आपके वृद्धि संधि होती है। तो सदा धन एव, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। तो सदा में से आ का उच्चारण हो रहा है और उधर से एव में ए का उच्चारण हो रहा है। तो दोनों मिलकर सदैव एव का यहाँ पर आपको उच्चारण करा रहे हैं। तो सदैव में आपके दो मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम ना तो यण होगा, ना दीर्घ होगा, ना अयादि होगा, वृद्धि स्वर संधि इसके अंतर्गत होगी। ये स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है, तो वृद्धि स्वर संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के आपके 25 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। धन्यवाद।